डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट में पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। So friends, in the last video we have studied about the procedure of share allotment and irregular share allotment. Today we are going to study about the illegal share allotment. So first of all we will see the meaning of illegal share allotment. Share allotment is a contract between a shareholder and a company. यानी कि शेयर अलॉटमेंट ये शेयर होल्डर और कंपनी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है या एक करार है जिसे हम एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। सो सच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के सारे जरूरी एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट रहते हैं तो ही हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। Such essential elements are as follows. Number 1, offer. The applicant who wants to become a shareholder must have applied to the company for purchase of shares. Such application is called an offer. यानी कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें पहला एलिमेंट है एक ऑफर। यानी कि जिस व्यक्ति को शेयर खरीदने हैं या जो शेयर होल्डर बनना चाहता है उसे कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी होती है। इस एप्लीकेशन को हम ऑफर कहते हैं। सेकंड एलिमेंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। इट इज़ नेसेसरी दैट द कंपनी मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय द डायरेक्टर्स। यानी एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन दी है या जो ऑफ़र दी है उस ऑफ़र का स्वीकार कंपनी को करना चाहिए। अगर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन में पास करके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है तो ही शेयर का अलॉटमेंट लीगल बनता है। थर्ड वन, इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र। यानी कि अगर कंपनी ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है तो उस व्यक्ति को या एप्लीकेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है। एंड फोर्थ एलिमेंट इज़ कंसिडरेशन। फ्रेंड्स, कंसिडरेशन का मतलब होता है बदला। बदला मतलब अगर मैं आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ तो उसके बदले में मैं आपको क्या देता हूँ उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। सो कंसिडरेशन मस्ट बी पेड बाय द एप्लीकेंट। यानी कि जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे रहा है उसे शेयर की कीमत कंसिडरेशन के रूप में देनी होगी। तो ये चार एलिमेंट अगर प्रेजेंट हैं तो ही कॉन्ट्रैक्ट लीगल बनता है। इफ़ एनी एलिमेंट ऑफ द अबव एलिमेंट्स इज एब्सेंट देन द अलॉटमेंट बिकम्स इलीगल। यानी कि अगर एक भी एलिमेंट इन चारों में से एब्सेंट रहता है तो अलॉटमेंट इलीगल बन जाता है। इसके अलावा भी एक और कंडीशन है, इफ़ शेयर्स आर अलॉटेड अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स द अलॉटमेंट इज़ कंसिडर्ड इलीगल। यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रोविज़न के अगेंस्ट अगर हम कुछ काम करते हैं तो भी अलॉटमेंट इलीगल माना जाता है। एक और कंडीशन है, इफ़ शेयर्स आर अलॉटेड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्टर इट इज़ कंसिडर्ड इलीगल अलॉटमेंट। यानी अलॉटमेंट की मंजूरी सभी डायरेक्टर्स को मिलकर लेनी होती है। अगर कोई एक इंडिविजुअल डायरेक्टर अपनी सम्मति देकर अलॉटमेंट करवाता है तो उसे भी हम इलीगल कहेंगे, बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट शेयर्स कैन बी अलॉटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। एंड लास्ट वन, इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय वायोलेटिंग एसेंशियल प्रोविजंस फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी हमें एक रजिस्टर्ड यानी कि हमें स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर का लिस्टिंग कराना होता है। उसके लिए हमें ज़रूरी प्रोविज़न्स को फॉलो करना होता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने की ज़रूरी प्रोविज़न्स को वायोलेट करके हम
शेयर अलॉट करते हैं तो भी हमारा अलॉटमेंट इलीगल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा इलीगल शेयर अलॉटमेंट का टॉपिक पूरा होता है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, difference between irregular share allotment and illegal share allotment. So first of all we will prepare this column point of difference, then we will differentiate both of these. So the first one is meaning. तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट का मीनिंग लिख देंगे और यहाँ इलीगल शेयर अलॉटमेंट का मीनिंग लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट मेड बाय वायोलेटिंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट regarding regular share allotment is called irregular share allotment। यानी कि एक रेगुलर शेयर अलॉटमेंट की जो भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को वायोलेट करके अगर हम शेयर अलॉट करते हैं तो उसे हम इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट कहते हैं। नाउ द मीनिंग ऑफ इलीगल शेयर अलॉटमेंट। सो शेयर अलॉटमेंट मेड बाय वायोलेटिंग प्रोविजंस ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ लीगल शेयर अलॉटमेंट इज कॉल्ड इलीगल शेयर अलॉटमेंट। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो लीगल प्रोविजंस हैं उन्हें वायोलेट करके अगर हम शेयर अलॉट करते हैं तो उसे हम इलीगल शेयर अलॉटमेंट कहेंगे। द सेकंड पॉइंट इज सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किन परिस्थितियों में शेयर इरेगुलर बनता है और किन परिस्थितियों में शेयर इलीगल बनता है। तो चलिए पहले इरेगुलर के बारे में देखेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट बिकम्स इरेगुलर when allotment is made before registering prospectus, second before receiving minimum subscription, and third allotment is made without receiving required application money। यानी इन तीन परिस्थितियों में हमारा अलॉटमेंट इरेगुलर बनता है, जिसमें पहला है कि हम प्रॉस्पेक्टस को रजिस्टर किए बिना शेयर अलॉट कर दें। सेकंड है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो हमने पहले सीखा था कि 90% एप्लीकेशंस हमारे पास आनी चाहिए, यानी हम जितनी भी शेयर इशू करते हैं उन शेयर के 90% शेयर की एप्लीकेशन आनी चाहिए, यानी कि 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, उसे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो उससे कम सब्सक्रिप्शन होता हो और हम शेयर अलॉट कर दें तो भी शेयर अलॉटमेंट इरेगुलर माना जाएगा। एंड थर्ड वन, एप्लीकेशन के ऊपर रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी मंगानी चाहिए, तो उसका प्रोविज़न है कि शेयर की फेस वैल्यू का 5% या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड की गई अमाउंट हमें एप्लीकेशन पर मंगानी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी प्रोविज़न हमने फुलफिल ना किया हो तो भी हमारा अलॉटमेंट इरेगुलर माना जाता है। तो शेयर अलॉटमेंट इज़ कंसिडर्ड एज इलीगल व्हेन ऑफर इज़ नॉट मेड बाय एन एप्लीकेंट। फ्रेंड्स, अभी हमने इस क्वेश्चन के पहले देखा था कि जिसे शेयर खरीदने होते हैं उसे एप्लीकेशन देनी होती है, जिसे हम ऑफ़र कहते हैं, यानी उसने ऑफ़र ना दी हो। सेकंड, कंपनी के द्वारा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना किया गया हो। एंड थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड बाय द कंपनी और देयर इज़ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। यानी कि सामने वाले ने एप्लीकेशन भी दी है, कंपनी ने उसे एक्सेप्ट भी किया है, तो अब कंपनी को सामने वाले एप्लीकेंट को इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमने आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है। अगर ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दी है तो भी अलॉटमेंट इलीगल माना जाता है, और अगर एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन यानी कंसिडरेशन सामने वाले ने पेमेंट ना किया हो तो भी अलॉटमेंट इलीगल माना जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इफ़ेक्ट, यानी कि इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट की क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इलीगल शेयर अलॉटमेंट की क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो इरेगुलर allotment is voidable at the option of shareholder. He is required to take certain steps within a time limit for the same। यानी कि अगर irregular allotment हुआ है तो शेयर होल्डर चाहे तो उसे voidable यानी कि रद्द कर सकता है। इसके लिए उसे दी गई टाइम लिमिट के अंदर कुछ स्टेप्स लेने होंगे। The shareholder is not required to take any step for cancellation of allotment because such allotment is void from the very beginning। यानी कि अगर आपका अलॉटमेंट इलीगल है तो उसके लिए शेयर होल्डर को कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप का अलॉटमेंट शुरुआत से ही रद्द माना जाता है।
फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑन मेंबरशिप, यानी कि इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट की मेंबरशिप पर क्या असर होती है और इलीगल शेयर अलॉटमेंट की मेंबरशिप पर क्या असर होती है। तो मेंबरशिप एंड्स बाय एलिमिनेटिंग नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कि इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट में मेंबरशिप का एंड हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हम शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर में से एलिमिनेट कर देते हैं या निकाल देते हैं। यहाँ पर देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप अंडर इलीगल शेयर अलॉटमेंट एज मेंबरशिप हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड। यहाँ पर मेंबरशिप दी ही नहीं गई है, क्योंकि ये शुरुआत से ही रद्द माना जाता है। तो मेंबरशिप जब दी ही नहीं है तो उसे रद्द करने का या कैंसिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड लास्ट, लायबिलिटी, यानी इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन लायबल होता है, और इलीगल के लिए कौन लायबल होता है, वो हम देखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी फॉर इरेगुलर अलॉटमेंट आर लायबल टू कंपनसेट द लॉस ऑकर्ड टू द कंपनी एंड द शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर को या कंपनी को जो भी लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन देने के लिए इरेगुलर अलॉटमेंट के लिए जो कंपनी के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं। और इलीगल के लिए नो सच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट और इलीगल शेयर अलॉटमेंट का डिफरेंस खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक, रिनंशिएशन ऑफ शेयर्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं रिनंशिएशन ऑफ शेयर्स क्या है। अ कंपनी कैन ऑफर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एडिशनल शेयर्स कॉल्ड राइट शेयर्स, यानी कि एक कंपनी जब नए शेयर्स इश्यू करती है तो उन शेयर्स को आम जनता में इश्यू करने से पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उन शेयर्स को खरीदने के लिए ऑफ़र करती हैं, जिसे हम राइट शेयर के नाम से जानते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर से पहले पूछती है कि हम नए शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, क्या आप इन शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो इस टाइप की ऑफ़र को हम राइट शेयर्स यानी हक के शेयर या अधिकार के शेयर्स कहते हैं। तो उन शेयर को खरीदने का पहला अधिकार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया गया है। अगर वो शेयर होल्डर मना कर देते हैं तो कंपनी आम जनता में वो शेयर इश्यू करती है। रिनंशिएशन इज अ प्रोसेस वेयर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन गिव अप some or all shares offered as right shares to him in favor of another person। रिनंशिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको किए गए ऑफर वाले शेयर्स को कंप्लीटली यानी पूरे शेयर्स या उन शेयर्स में से कुछ शेयर्स किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर देने के लिए कंपनी को कहें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं और कंपनी मुझे राइट शेयर के तौर पर 1000 शेयर्स ऑफ़र करती हैं, लेकिन उन 1000 शेयर को मैं मेरे किसी कज़िन को दे देने के लिए कंपनी को कहता हूं। तो इस प्रोसीजर को हम रिनंशिएशन ऑफ शेयर्स कह सकते हैं। द शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टेड टू फिल अ फॉर्म कॉल्ड द लेटर ऑफ रिनंशिएशन फॉर दिस, यानी इसके लिए जो शेयर होल्डर है उसे एक फॉर्म फिल करना रहेगा जिसे हम लेटर ऑफ रिनंशिएशन कहेंगे। अ लेटर ऑफ रिनंशिएशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, इन द फर्स्ट पार्ट द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स साइंस एंड स्टेट्स दैट ही वांट्स टू रिनंशिएट सम और ऑल शेयर्स इन फेवर ऑफ अ सर्टेन पर्सन्स, यानी कि रिनंशिएशन ऑफ लेटर के पहले भाग में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी को ये बताएगा कि मुझे मेरे कितने शेयर किसी सर्टेन व्यक्ति को देने हैं। एंड इन द सेकेंड पार्ट, रिक्वेस्ट इज टू बी मेड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स द पर्सन इन हुज फेवर शेयर्स आर टू बी रिनंशिएटेड साइंस एंड रिक्वेस्ट द कंपनी टू अलॉट शेयर टू हिम, यानी कि लेटर के दूसरे
पार्ट में ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जिस व्यक्ति के फेवर में मैंने ये शेयर्स रिनंशिएट किए हैं उस व्यक्ति के शेयर को कंपनी मंजूर करे और उसे शेयर अलॉट करें। फ्रेंड्स, एक रास्ता ये भी होता है कि मैं जिस व्यक्ति को शेयर ऑफ़र कर रहा हूँ वो खुद कंपनी की एप्लीकेशन फॉर्म खरीद कर लीगल प्रोसेस से कंपनी के शेयर में एप्लीकेशन दें, लेकिन इसमें ये चांसेस हैं कि कंपनी उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं उसे शेयर रिनंशिएट कर रहा हूँ, यानी मैं सामने से कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति के शेयर आप अलॉट करिए, तो कंपनी उस व्यक्ति को उतने शेयर अलॉट कर देगी। तो रिनंशिएशन से सामने वाले व्यक्ति का कंपनी में शेयर होल्डर बनना लगभग फिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे मेल आईडी पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर से दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।